This video is brought to you by Alpine Academy, subject Chemistry, class first year, Sindh textbook board, Jamshoro. Chemistry, class first year, second year, Sindh textbook board, Jamshoro. Assalamu alaikum guys, welcome to Alpine Academy, chapter number 6 of your textbook, Chemical Equilibrium and lecture number 1. और इस लेक्चर में हम लोग सिंपल कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शंस और उसकी बेसिक टाइप्स, कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं। उसके अलावा हम इस टॉपिक में मतलब इस लेक्चर में इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन क्या होता है? Chemical reaction is a process in which one or more substance, also called reactants, are converted to one or more different substances known as product. Chemical reaction basically change होने को बोलते हैं। किन का चेंज होना? Reactants का चेंज होना। किस में चेंज होना? Products में चेंज होना। और reactants क्या होते हैं? कोई भी एक या एक से ज़्यादा substances, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट कर दें प्रोडक्ट में, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में, तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमारे पास केमिस्ट्री में दो टाइप्स के केमिकल रिएक्शन है। नंबर 1 इज रिवर्सिबल रिएक्शन, नंबर 2 इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। एंड व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? दोज केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन एंड नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, मतलब हमारे केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिसमें एक तो कंप्लीट नहीं होता है ओवरऑल, और दूसरे टाइप के रिएक्शन ऐसा होता है जो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, यानी आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो उसको आप वन वे रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसमें आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन आ जाता है। ठीक है, दूसरा रिएक्शन आपकी एक ऐसी टाइप है जिसमें आपके पास जो है कहते हैं कभी भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है, वो एक ही पोजीशन यानी एक ही स्टेज पे रहता है और वो कभी एंड नहीं होता। उस टाइप के रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, ऐसे केमिकल रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में होते हैं। बोथ डायरेक्शन मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी बना रहा है और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट भी बना रहा है, यानी ये एक तरह से इक्विलिब्रियम आ गया। अब इक्विलिब्रियम क्या है हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे। अभी यहाँ पे फिलहाल हम ये समझते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस करना। ठीक है, दोनों को बराबरी कर देना। ठीक है, बराबरी ले आना इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, अभी हम इस टॉपिक को, इस टर्म को ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? रिवर्सिबल रिएक्शन में आपके पास सिंपल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट उतने ही रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम आ जाता है जिसकी वजह से रिएक्शन कभी तक मतलब कंप्लीट नहीं हो पाता। इरिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास वो रिएक्शन है जिसमें आपके पास डायरेक्ट रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट्स में। ठीक है, और ये वन वे रिएक्शंस कहलाते हैं। ओके, रिवर्सिबल रिएक्शंस को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन अकर एट द सेम टाइम। ठीक है, जैसे ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, एक तरीके से आपके पास एक एग्जांपल है यहाँ पे PCl5 कन्वर्ट हो रहा है किसमें? PCl3 में और क्लोरीन में। ठीक है, ये आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है एक से ज़्यादा। ठीक है, एक से ज़्यादा आपके पास प्रोडक्ट बन रहे हैं एक रिएक्टेंट में से। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे हुआ? अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन को पहचानने की एक और पॉइंट क्या है, इंडिकेशन क्या है कि ये डबल एरो से इंडिकेट किए जाते हैं। ठीक है, डबल एरो से इंडिकेशन रिवर्सिबल रिएक्शन की ली जाती है, यानी ये जो डबल एरो है इस तरफ भी एरो आ रहा है और प्रोडक्ट साइड पे भी एरो मिल रहा है। ठीक है, यानी एरो का हेड। तो ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन की इंडिकेशन है। अब इसमें हो रहा है बोथ वे रिएक्शंस। बोथ वे रिएक्शंस मीन यानी कि जो रिएक्टेंट है PCl5 वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट यानी PCl3 प्लस क्लोरीन में। उसके अलावा वापस से क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो रहा है? PCl5 के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम बोथ वे रिएक्शंस बोलते हैं। दूसरी पॉइंट है, इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इंटर कन्वर्टेबल, यानी इसका मतलब दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, यानी अगर वो एक ही कंटेनर में हों, ठीक है, जाहिर सी बात है अगर सेम कंटेनर में होंगे तभी जो है कहते हैं कन्वर्जन होगी। अब ये PCl5 में से जो प्रोडक्ट बना, अगर ये प्रोडक्ट किसी दूसरे कंटेनर में हमें मिल गया तो जाहिर है वहाँ पे तो रिएक्शन होगा नहीं। ठीक है, तो एक कंटेनर है जिसमें ये एक रिएक्टेंट है PCl5 जो डिसोसिएट हो रहा है PCl3 और Cl2 में, तो उसी कंटेनर में ही वापस से PCl3 और Cl2 मिलके क्या बना लेंगे? PCl5 बना लेंगे। ठीक है, साइमल्टेनियसली। तो ऐसे रिएक्शंस को आप रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, और आपकी बुक में भी बहुत सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जांपल हैं। जैसे बुक में आपके पास एसिटिक एसिड मिल रहा है, इथाइल एसिडेट, यानी फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एसिटेट बन रहा है, तो उसमें आपके पास सिंपल इथाइल अल्कोहल है और एसिटिक एसिड है।
अब जब इथाइल अल्कोहल मिलेगा तो आपके पास ईस्टर बन जाएगा। ठीक है, इथाइल एसीटेट को ईस्टर कहते हैं। ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में इसके फॉर्मूलाज हैं जो हम डिटेल में पढ़ते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो ये भी आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरह दूसरा रिएक्शन था डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड को डिसोसिएट करते हैं तो हाइड्रोजन और आयोडीन में प्रोडक्ट हमें मिलता है। वापस से वो रिएक्शन यानी वापस से आयोडीन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना देंगे, 2HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड। इसी तरह यही आपका बुक का एक रिएक्शन मैंने यहाँ पे पिक किया था, PCl5, जो कि डिसोसिएट हो रहा है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, डिसोसिएट हो रहा है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में। ठीक है, वापस से ये कन्वर्ट होकर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बना देंगे। इसी तरह बिस्मथ क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस की जा रही है और सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस हम आगे भी देखेंगे। तो ये सारे आपके पास बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। ठीक है, अब आ जाता है आपके पास irreversible reaction. Irreversible reaction, these reactions proceed in one direction, only one direction, whether it is forward or reverse. ठीक है, ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने इंडिकेशन दी हुई है इस रिएक्शन की कि ये रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि ये फॉरवर्ड में ही जाएगा, ये बैकवर्ड में भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि उसके अगर ये बैकवर्ड में जाता है तो उस हिसाब से रिएक्टेंट फिर ये हुए। ठीक है, अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाता तो ये रिएक्टेंट हो जाते और ये आपके पास प्रोडक्ट हो जाते। बट अभी इस एरो की सेंस में अगर देखा जाए तो रिएक्टेंट आपके पास Zn+2HCl है और प्रोडक्ट आपके पास ZnCl2+ हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके अलावा रिएक्शन डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, यानी जो यहाँ पे रिएक्टेंट्स होते हैं आपके वो डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, किसमें, इरिवर्सिबल रिएक्शन में। इरिवर्सिबल मतलब वापस नहीं आ सकता। ठीक है, बट प्रोडक्ट वुड नॉट कन्वर्टेड बैक टू रिएक्टेंट, यानी जो प्रोडक्ट बना है वो वापस से रिएक्टेंट पे कभी नहीं आ सकता। अच्छा, इसकी इंडिकेशन क्या है कि सिंगल एरो इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। अगर हमारे पास एरो सिंगल आ रहा है तो इसका मतलब वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन को आप सिंपल एरो से इंडिकेट करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन डबल एरो से इंडिकेट और आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन सिंगल एरो से इंडिकेट होता है। ठीक है, ओके, सो केमिकल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम क्या होता है, a state of rest or balance due to the equal action of opposing force, equal balance between any powers influences। यानी कोई भी अपोजिंग फोर्स को बैलेंस कर देना एक्सटर्नल पावर लगाकर, उसको आप इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पे क्या है, जैसे एक सिंपल सी यहाँ पे एक एग्जांपल है, सी सॉ एग्जांपल है कि दो बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनका वेट सेम है और इनका जो सेंटर ऑफ बार है वो बिल्कुल दोनों का डिस्टेंस यानी सेंटर से लेके एंड तक का 10 फीट दोनों का बराबर है। अब क्या हो रहा है, दोनों का वेट सेम है। ठीक है, तो जब सेम वेट है तो दोनों जो है कहते हैं एक स्टेबल यानी स्ट्रेट मोशन पे रहेंगे, मतलब मोशन तो नहीं, एक स्ट्रेट बार हमें इंडिकेशन शो करेगा। लेकिन अगर किसी का एक का वेट 50 पाउंड से 1 पाउंड भी बढ़ जाता है तो बार किस तरफ झुकेगा, जिसका वेट ज़्यादा होगा। तो अभी ये किस स्टेट पे है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। यानी इसको कोई भी चीज़ अगर हम ज़रा सी भी इसमें चेंजेस लेके आते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि ये जो 50 पाउंड वाले हैं दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ऊपर नीचे मूव करने की कोशिश करेंगे और मूव करने के बाद कुछ देर बाद दोनों एक ही पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, यानी ये क्या हो रहा है कि ये जब अपनी अपोजिंग फोर्स लगाते हैं, अपनी अपोजिंग फोर्स पैर से ये ज़मीन से उठाने के लिए लगाएंगे। ठीक है, अपोज करेंगे, अब ये वापस से ग्रेविटेशनल फोर्स इनको वापस से लेके आएगी नीचे, बट पूरा ज़मीन से टच नहीं करेगी एक बंदे को। जैसे ये लेट्स सपोज ये बंदा है, ठीक है, ये ज़मीन है, यहाँ से ये अपने आप को लिफ्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, ऊपर अपने आप को लिफ्ट करने की कोशिश करता है और ये बंदा नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब ये नीचे की तरफ जाएगा, अब ये क्या होगा कि ग्रेविटी की वजह से, वेट की वजह से वो बंदा ऊपर से वापस नीचे की आने लगेगा और ये बंदा वापस से ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, अब ऊपर और नीचे तो चेंजिंग आएंगी, बट एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ये चेंजेस खत्म हो जाएंगी। चेंजेस खत्म होने का मतलब है कि दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे सेट हो जाएंगे, यानी ये बैठ जाएंगे। तो यानी इस स्टेट पे, यानी अ स्टेट ऑफ रेस्ट और बैलेंस, ठीक है, ड्यू टू द इक्वल एक्शन ऑफ अपोजिंग फोर्स, यानी दोनों की जो अपोजिंग फोर्स ने एक्शन अप्लाई किया है जिसकी वजह से इनमें बैलेंस आ गया है, उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरी एग्जांपल आपकी ट्रेडमिल की है। ट्रेडमिल में क्या होता है कि आप जब भाग रहे होते हो ट्रेडमिल पे तो आपका जो पैड होता है वो भी उतनी ही स्पीड से भागता है जितनी स्पीड से आप भागते हो। तो ये भी एक इक्विलिब्रियम है।
ठीक है, ये आपके पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। ये आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल थी, ये वाली। ठीक है, अभी ये स्टैटिक पोजीशन पे, बट ये डायनेमिक में भी हो सकता है अगर इनको हम चेंज कर दें, 51 पाउंड वाला रख दें और एक 50 पाउंड वाला रख दें, तो इसमें इक्विलिब्रियम नहीं आ पाएगा, बहुत मुश्किल है। हाँ, तब आ सकता है अगर हम इन दोनों का डिस्टेंस वेरी कर दें, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम भी आ सकता है। लेकिन अभी आपके पास जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, उसकी एग्जांपल अगर हम देखें, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की आपके पास ये सिंपल वाली नीचे लास्ट वाली एग्जांपल है, जिसमें कोई भी एक बंदा भाग रहा है, तो उसकी जो ट्रेडमिल की जो पैड की स्पीड होगी, वही आपकी भागने की भी स्पीड होगी। तो दोनों की स्पीड इक्वल हो गई, यानी दोनों का रेट इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गया है। ठीक है, अब वो स्पीड हल्की करेगा तो पैड की स्पीड भी हल्की होगी, या वो इलेक्ट्रिकली पैड की स्पीड हल्की करेगा, यानी मशीन की स्पीड हल्की करेगा, तो खुद भी हल्का उस पर भागने लगेगा। तो ये वेरी करता जाएगा साथ साथ। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती हैं इन टर्म्स ऑफ मोशन? Static equilibrium. Static equilibrium is a type of equilibrium in which the rates of the forward and reverse processes are zero. स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो टाइप होती है इक्विलिब्रियम की जिनमें आपके पास फॉरवर्ड और रिवर्स प्रोसेस का रेट क्या होता है, जीरो, यानी कोई चेंजेस नहीं आ रही होती। ठीक है, फॉरवर्ड में भी कोई चेंजेस नहीं आ रही और रिवर्स रिएक्शन में यानी रिवर्स में भी कोई चेंज नहीं आनी। ये जो दो बंदे सेट मतलब बैठे हुए हैं इस सीसॉ के ऊपर, इस वुडन बार के ऊपर, तो इनमें कोई चेंजेस नहीं आ रही हैं, ना तो अपवर्ड ना ही डाउनवर्ड, इसी तरह या तो फॉरवर्ड ना ही रिवर्स में। ठीक है, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह स्टैटिक इक्विलिब्रियम आपके पास सिंपल एक बुक टेबल पे रखी हुई है, जब तक रखी रहेगी जब तक हम उसको छेड़ नहीं देंगे, ठीक है, उसकी पोजीशन को हम हटा नहीं देंगे, तो वो अपनी स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कैसे है, वो बुक एक हाइट पे रखी हुई होगी, ठीक है, अब उस हाइट को जो अपोज कर रही होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को एक टेबल जो बीच में आ रही है वो उसको अपोज कर रही है, यानी वो एक इक्विलिब्रियम यानी एक बैलेंस में आ गई है। ठीक है, यानी आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम आ गया है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम को हम मतलब रिलेट कर सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ। ठीक है, द स्टेट एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट और केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी एक ऐसा स्टेट जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी जितना आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही वापस से रिएक्टेंट भी बन रहा है, उस स्टेट को आप केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, और इन केमिस्ट्री अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट वंस अ रिवर्सिबल रिएक्शन अकर्स। यानी डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपके पास तब आता है जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, बन रहा होता है, और सब्सटेंस ट्रांजिशंस बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्वल रेट्स, और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो सब्सटेंस हैं वो चेंज होते हैं इक्वल रेट के साथ, यानी जितना आपके पास प्रोडक्ट बनेगा उतना ही आपके पास रिएक्टेंट भी बन रहे होंगे। मीनिंग देयर इज नो नेट चेंज, यानी उनके नेट चेंज जीरो होता है। यानी लेट सपोज आपके पास 10 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है तो वापस से उसी वक्त में 10 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट भी बन रहा होगा। ठीक है, तो नेट चेंज कितना हो गया, 10 माइनस 10 जीरो। ठीक है, तो कोई नेट चेंज इसमें नहीं आता। For more details on remaining lectures and chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number 92318318660, or you can email us on alpineacademy@gmail.com. अब अगर हम डिफरेंस की बात करें डायनेमिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आपके पास क्या होता है, दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज रिवर्सिबल इन नेचर, यानी आपके पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल इन नेचर होता है। ठीक है, आपके पास जितने प्रोडक्ट बनते हैं उतने ही आपके पास रिएक्टेंट भी बन रहे होता है, या इसको हम डबल एरो से इंडिकेट भी करते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज इरिवर्सिबल इन नेचर। This equilibrium implies that the reactants and the product are still participating in chemical reaction. यानी आपके इक्विलिब्रियम जो है वो तब तक आपके रिएक्शन में रहता है जब तक के उसको रिएक्शन को हम ख़त्म ना करें। ठीक है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पार्टिसिपेट करते रहेंगे जब तक कि रिएक्शन ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो वो आपके पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम कभी ख़त्म नहीं होता। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, देयर इज़ नो फर्दर केमिकल रिएक्शन इन द सिस्टम। यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जिसमें आपके पास कोई फर्दर रिएक्शन नहीं हो रहा होता है, जबकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आपके पास रिएक्शन हो रहा होता है विद इक्वल रेट्स। ठीक है, इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन रेट्स आर इक्वल। दोनों के रिएक्शन के रेट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और जो नेट चेंज होता है वो जीरो होता है। इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रेट आर जीरो। बट स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ना तो कोई रिएक्शन मतलब ना तो कोई प्रोडक्ट बन रहा होता है ना ही कोई रिएक्टेंट बन रहा होता है। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आपके पास रेट जीरो होता है। ठीक है,
इट कैन ओनली अकर इन क्लोज सिस्टम। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज सिस्टम में ही होता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास अगर सेम कंटेनर में मॉलिक्यूल हैं, यानी सेम कंटेनर में जैसे मैंने पीछे बताया PCl5 है, उसको मतलब वो डिसोसिएट होगा PCl3 और Cl2 में, तो उसको मस्ट बी इन अ सेम कंटेनर, यानी उसको हमेशा एक कंटेनर में होना चाहिए, जब भी वो रिवर्सिबल रिएक्शन करेगा, और जब रिवर्सिबल रिएक्शन करेगा तो तभी उसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इट कैन अकर इन बोथ ओपन एंड क्लोज सिस्टम्स। स्टैटिक इक्विलिब्रियम आपके पास सिंपल ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम दोनों सिस्टम्स में हो सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम आपके पास वो इक्विलिब्रियम है जिसमें आप किसी भी केमिकल रिएक्शन फिर से मतलब कोई चेंजेस नहीं आ रही होती हैं, जिसका रेट भी ज़ीरो होता है, ठीक है। ओके, तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? द स्टेट दैट इज रीच्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वो स्टेट जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रेट है वो कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जब दोनों की कंसंट्रेशन है, लेट्स सपोज जितनी कंसंट्रेशन यानी जितना आपके पास प्रोडक्ट है उतना ही रिएक्टेंट बन जाए, उस स्टेट को आप केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। कंसिडर अ रिएक्शन A प्लस बी विच कन्वर्ट टू C प्लस डी, ठीक है। अब आपके पास एक ऐसा रिएक्शन है जिसको हमने लेट्स सपोज एक होमोजीनियस रिएक्शन है, सिंपल लिक्विड है या फिर इंटायरली गैस ले लें हम, ठीक है, या तो आप एक कंटेनर में सिर्फ लिक्विड के ऊपर ये रिएक्शन अप्लाई करें या फिर एक कंटेनर में गैस के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या होगा कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्टार्ट होना शुरू होगा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन यानी A प्लस बी रिएक्ट होंगे एक दूसरे में। अब इसमें रिएक्टेंट कौन से हैं? A प्लस बी रिएक्टेंट हैं, और आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होगी, जो कंसंट्रेशन होगी A प्लस बी की, ठीक है, यानी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, लेट्स सपोज बिल्कुल स्टार्टिंग पे इनिशियल स्टेट पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत हाई है, यानी हमारे पास प्रोडक्ट उस पॉइंट पे ज़ीरो बना, ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट है ही नहीं यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में। अब क्या हुआ, A प्लस बी रिएक्ट हुए, वो मिले, रिएक्ट होने के बाद क्या होगा, उनकी कंसंट्रेशन कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि वो रिएक्ट होके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसी जैसी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ती चली जाएगी। इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D इज जीरो, ठीक है, इनिशियली क्या थी, जीरो थी। व्हेन द रिएक्शन प्रोसीड कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B इज डिक्रीज, यानी अब जब रिएक्शन होगा, यानी A प्लस बी बनना शुरू होगा, तो कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जबकि साइमल्टेनियसली कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन साइमल्टेनियसली क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। द रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट, यानी उस पॉइंट पे आपके पास रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जब आपके पास प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपके प्रोडक्ट बने, आपका रिवर्स रिएक्शन का रेट भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हुआ, आपके प्रोडक्ट बन गए। अब प्रोडक्ट जैसे ही बनना शुरू हुए हैं, आपका रिवर्स यानी फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, और आपके रिएक्टेंट वापस से बनना शुरू हो रहे होंगे, ठीक है। फिर क्या है, एट द स्टेट व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल द इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन्ड। अब क्या है कि आपके पास जो यहाँ पे जो रिएक्टेंट कम हुए, ठीक है, अब वो रिएक्टेंट कम होते होते एक वक्त आएगा कि वो कांस्टेंट लाइन पे आ जाएंगे। इसी तरह प्रोडक्ट आपके जब बन रहे हैं तो एक वक्त आएगा कि वो एक कांस्टेंट लाइन पे आ जाएंगे। ये जो कांस्टेंट लाइन आ रही हैं, ये आपके पास इक्विलिब्रियम को डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे आपके पास इक्विलिब्रियम आ गया है रिएक्शन में, और अब ये रिएक्शन कभी एंड नहीं होगा जब तक कि हम इसको फोर्सफुली एंड ना करते हैं, ठीक है। तो एंड दैट स्टेट इज इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। तो सिंपली आपके पास इस डायग्राम से बहुत इजीली समझ आ गया कि जैसे रिएक्टेंट्स कम होते हैं यानी इनकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों के जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट जब दोनों बराबर हो जाएंगे, तो उस पॉइंट को आप इक्विलिब्रियम पॉइंट कह देंगे। फॉर फर्दर डिस्कशन वी विल सी एन एग्जाम्पल। लेट सपोज एक एग्जाम्पल है जिसमें आपके पास सिंपल CO2 और H2O का रिएक्शन हो रहा है और आपके पास H2CO3 बन रहा है, ठीक है। अगर हम पहले वाले कॉलम में देखें, पहला रिएक्शन देखें, उसमें क्या हो रहा है कि आपके पास बिल्कुल इनिशियल स्टेट पे रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, यानी आपके पास रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है, ग्रीन इंडिकेट कर रहा है रिएक्टेंट को और डार्क ब्लू इंडिकेट कर रहा है प्रोडक्ट्स को। तो आपके पास स्टार्टिंग में रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग पे आपके प्रोडक्ट कुछ बनना शुरू हुए हैं, तो उसमें क्या होगा कि कुछ एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होगी ताकि वो उस स्टेट पे आ जाए कि इक्विलिब्रियम आ जाए,
ठीक है, तो हम उसको एनर्जी देंगे ताकि रिएक्टेंट जल्द से जल्द मिले और इक्विलिब्रियम अटेन करें। ठीक है, तो पहला जो रिएक्शन है वो ये बताया जा रहा है इसमें कि आपके भी जो रिएक्टेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट कम है, तो उसको जल्द से जल्द इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, एनर्जी हम देंगे तो इक्विलिब्रियम जल्दी से जल्द अटेन होगा। इसी तरह अगर हम फिगर नंबर 3 देखें, ठीक है, यानी ये वाली कॉलम नंबर 3 फिगर नंबर 1 में, तो एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है। अच्छा, इस एरो से क्या इंडिकेशन हो रही है, जैसे ये बैकवर्ड एरो बता रहा है, ये इसका साइज थोड़ा बड़ा है। ठीक है, इसका साइज बढ़ेगा मतलब क्या है, इसका रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन। ये फॉरवर्ड रेट है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास स्लो हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन आपके पास फास्ट हो रहा है। यानी बैकवर्ड रिएक्शन यानी प्रोडक्ट जल्द से जल्द रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना चाहेंगे ताकि इक्विलिब्रियम अटेन कर सकें। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी अपने पास से। जब वो एनर्जी रिलीज करेंगे तो डायरेक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो रहे होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने एनर्जी दी थी और रिएक्टेंट बनाने के लिए हम एनर्जी वापस निकालेंगे। ठीक है, स्टेट नंबर 2 यानी ये आपके पास जो सिंपल ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या डिनोट कर रही है, जिसमें आपके पास एरोस का साइज और उनकी लेंथ इक्वल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इनकी लेंथ इक्वल नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे जो थी इन दो जगहों पे लेंथ इक्वल नहीं थी, बट बीच वाले में क्या है, दोनों की लेंथ इक्वल है। अब दोनों की लेंथ इक्वल किस वजह से है, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया हुआ है। ठीक है, दोनों का एरो का साइज भी क्या है, यानी दोनों का रेट भी कितना है, सेम हो गया है। ठीक है, तो नेट चेंज कितना हुआ, जीरो नेट चेंज हुआ। जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं उतने ही आपके पास रिएक्टेंट भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो दो नेट चेंज इन एनर्जी, यानी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उस स्टेट को आप इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। नाउ लॉ ऑफ मास एक्शन। आपके पास एक साइंटिस्ट गोल्डबर्ग एंड वेज, ये आपके पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंसंट्रेशन के इफेक्ट को रिवर्सिबल रिएक्शन पे ऑब्जर्व किया था कि उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है केमिकल रिएक्शन में अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करें या कम करें या ज़्यादा करें। तो उसमें इन्होंने 1864 पे एक लॉ जनरेट किया था, जो कि ये था कि द रेट एट विच सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मासेस। अब ये एक्टिव मासेस क्या है, यहाँ पे एक्टिव मासेस बेसिकली कंसंट्रेशंस को कहा गया है। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर डीएम क्यूब, यानी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, यानी जितने वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उतना हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर आपके पास वॉल्यूम 500 ml है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स 10 हैं, और एक वॉल्यूम आपके पास 500 ml है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स 100 हैं, तो इस हिसाब से 100 मोल्स वाला ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा एज कम्पेयर टू 10 मोल। तो ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, द रेट एट विच सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जो आपके सब्सटेंस को रिएक्ट करने का रेट है, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स, यानी जो सब्सटेंस है यानी जो रिएक्टेंट्स हैं वो एक दूसरे से कितने स्पीड में कितने टाइम में मिलेंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उनकी कंसंट्रेशंस के ऊपर। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी, एंड द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और जो केमिकल रिएक्शन का रेट है, यानी केमिकल कब प्रोडक्ट कन्वर्ट करके दे रहा है, उसका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशंस किसकी, रिएक्टेंट्स की, उनके प्रोडक्ट से। अब अगर आपके पास दो रिएक्शंस हैं, ठीक है, लेट्स सपोज ये A प्लस बी है, यहाँ पे आपके पास दो रिएक्टेंट्स है A और B, इन दोनों की जो कंसंट्रेशन होगी उसके जो प्रोडक्ट है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, केमिकल रिएक्शन का रेट। ठीक है, ये बात बताई जा रही है, जो रेट है केमिकल रिएक्शन को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स के। ठीक है, और अगर हम इसकी हम डिराइव करें एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की इक्विलिब्रियम के लिए, तो हम एग्जांपल लेते हैं, लेट कंसिडर the reaction A plus B reacts together to form C plus D and this is the reversible reaction। मुझे कैसे पता चल रहा है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डबल एरो से इंडिकेशन की गई है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन V1 is proportional to the product of the active masses of A and B denoted ब्रैकेट A and ब्रैकेट B। अच्छा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो रेट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन यानी जो रिएक्टेंट्स के रिएक्ट होने का जो रेट है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस मींस A की और B की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका फॉरवर्ड रेट। ठीक है, तो उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, कंसंट्रेशंस को ब्रैकेट के अंदर A से
इसी तरह ब्रैकेट के अंदर 20 है। इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं कंसंट्रेशन को। तो ए की कंसंट्रेशन लेट सपोज 0.1 मोलर हुई, तो आप लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 0.1, तो इसका मतलब ए की कंसंट्रेशन 0.1 है। तो कंसंट्रेशन के लिए यूनिट क्या है, लार्ज ब्रैकेट्स, ठीक है, मतलब उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, लार्ज ब्रैकेट से होती है। तो इस हिसाब से V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस यानी दोनों के रिएक्टेंट के प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों की कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट। और ये KF कैसे आया, ये KF ऐसे आया जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो आपके पास एक कांस्टेंट लगता है। तो ये KF आपके पास फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है, ठीक है। KF का मतलब आपके पास क्या है कि ये आपके पास फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट है। इसी तरह सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट, यानी ये जो प्रोडक्ट बन रहा है C+D इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किन की मल्टीप्लिकेशन का, उनकी कंसेंट्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन का। तो कंसेंट्रेशन को हम कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो इनकी कंसेंट्रेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा सिंपली, और यहाँ पे आपके पास रेट कांस्टेंट आके लग गया। एक ये है बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, ठीक है, फॉर रिवर्स रिएक्शन के लिए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि वेयर KF एंड KB आर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है सिंस द इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक वन। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है आपके पास, यहाँ डायनेमिक होता है जिसमें V1 और V2 का रेट बराबर होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल इक्विलिब्रियम में जो रेट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो बराबर हो जाता है बैकवर्ड रिएक्शन के, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इस हिसाब से हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि V1 जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो बराबर हो जाएगा V2 जो कि हमारा बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है, ठीक है। जब हम V1 और V2 की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे, V1 इज इक्वल टू V2, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, KF AB इज इक्वल टू KB CD। सिंपली हमने V1 की जगह KF AB लिख दिया, ठीक है, एंड और V2 की जगह सिंपल हमने यहाँ से KB और CD उठा के यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। KF के नीचे हम KB को फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। अगर हम KF के नीचे KB को फॉरवर्ड करें तो यहाँ पे KB KF के पास चला जाएगा और ये AB CD के नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो रीअरेंज कैसे करके लिखा कि KF अपॉन KB इज इक्वल्स टू CD यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये आपका डिवाइड कर दिया हमने, डिवाइड किया किससे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स को, और इस हमने इस पूरी इक्वेशन को बराबर ले लिया एक K के, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को हमने K के बराबर ले लिया, इसको हम सिंपल KC भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास सिंपल K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये K आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम आगे इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस कांस्टेंट टेम्परेचर इन जनरल फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर हम जनरली किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लें, जो कि आपकी बुक में रिएक्शन है A of capital A plus B of capital B reacts together to form C of capital C plus D of capital D, यानी आपके पास इसके नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है, कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, किस किस रिएक्टेंट्स के होंगे, और उसको लिखने का क्या तरीका होगा। तो सिंपली आपके पास KC कैसे लिखा जाएगा, CC/DD अपॉन AABB, ठीक है। ये CC क्या है, आपकी सिंपल जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की अच्छा KC क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेड ई कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट, ठीक है, ये रेशियो है। तो अब यहाँ पे C के नंबर ऑफ मोल्स उसकी पावर बन जाएंगे, ये बात याद रखिए, मोल्स हमेशा कंसंट्रेशन की पावर में चले जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ A था तो वो स्मॉल a यहाँ आ गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे स्मॉल b था तो वो कैपिटल B की पावर बन जाएगी, यानी उसकी कंसंट्रेशन की पावर बन जाएंगे। जितने भी मोल्स होंगे वो हमेशा कंसंट्रेशन की पावर बनेंगे, ठीक है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। These concentration terms refers to the value at equilibrium and cases denoted the concentration equilibrium constant। जो ये जो concentration है वो आपकी equilibrium में वैल्यू को डोनेट कर रही है, यानी ये वो concentration है जब आपका equilibrium आ चुका है। एंड Kc इज डिनोटेड द कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी आपके पास जो Kc है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब आया है, जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो कंसंट्रेशन है उनसे जो कैलकुलेट होके आया है,
ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सप्रेशन कैन बी अप्रिशिएटेड बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन विच अकर्स इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम इसकी सिंपल सी एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? लेट्स सपोज हमारे पास एक रिएक्शन आता है, वो ये है कि Na2CO3 प्लस CaCl2 रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अब आपके पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो सोडियम क्लोराइड है, ये आपके पास प्रोडक्ट है। और Kc किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और उनका प्रोडक्ट। तो सिंपल हम इसको कैसे लिखेंगे कि हम इसको कंपेयर करवा लेते हैं। हमारे पास कैपिटल ए क्या हुआ? Na2CO3 और स्मॉल ए उसकी नंबर ऑफ मोल हो गए, और नंबर ऑफ मोल जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। इसी तरह हमारे पास कैपिटल बी क्या हुआ? CaCl2 हो गया और स्मॉल बी उसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए, और यहाँ पे CaCl2 के पीछे भी कुछ नंबर नहीं है तो इसका मतलब उसके नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे पास 1 ही है। ठीक है। इसी तरह CaCO3 हम इसको C से कंपेयर कराते हैं प्रोडक्ट को, और जो स्मॉल c है उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, और जिसका मतलब यहाँ पे भी आपके पास एक ही नंबर ऑफ मोल है। बट अब यहाँ पे जब D की बात हो रही है तो स्मॉल d यानी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 नंबर ऑफ मोल्स है, और NaCl को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल D से। तो इसको लिखने का क्या तरीका हो? बिल्कुल इसी फॉर्म में हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये फॉर्म में लिखा हुआ है इक्वेजन, Kc वाली इक्वेजन में, इस फॉर्म में हम इसको बिल्कुल एज इट इज उतारेंगे। तो कैसे लिखेंगे? हेयर द वैल्यूज ऑफ A B C आर इक्वल टू 1, यानी A की, B की, C की, इन तीनों की वैल्यू 1 है और D की वैल्यू कितनी है? 2। तो Kc किसके बराबर होगा? Kc इज इक्वल्स टू कैल्शियम कार्बोनेट की पावर 1 NaCl की पावर 2। ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, Kc किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे Na2CO3 की पावर 1 और CaCl2 की पावर भी 1। तो ये सिंपल आपके पास रेट एक्सप्रेशन लिखने का तरीका आ गया फॉर लॉ ऑफ मास एक्शन विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, in case of equilibrium constant for gaseous system, a partial pressure is used instead of concentration because at a given temperature partial pressure of a gas is proportional to its concentration। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास सिंपली कंसंट्रेशन के बजाय, मतलब हमारे पास सिंपल एक लिक्विड फेस के बजाय गैस फेस के ऊपर हम बोला जाए कि उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है गैस फेस का, तब हमारे पास कंसंट्रेशंस के बजाय हम पार्शियल प्रेशर्स यूज़ करते हैं उस गैस का। ठीक है, यानी उस गैस में जितनी भी छोटी गैसेस हैं उन सब का पार्शियल प्रेशर को हम कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो गैस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी कंसंट्रेशन के एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होगा? Kp से डिनोट किया जाएगा, यानी Kc सिंपल आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है किसके लिए? लिक्विड फेज के लिए। ठीक है, अगर आपके पास लिक्विड फेज की बात हो रही होती है। बट अगर आपके पास गैसेस की बात हो रही हो तो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिनोट किया जाएगा? Kp से डिनोट किया जाएगा, और यहाँ पे हम कंसंट्रेशंस के बजाय क्या लिखेंगे? प्रेशर्स लिखेंगे। ठीक है, पार्शियल प्रेशर्स लिखेंगे, बाकी कोई चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि पार्शियल प्रेशर्स में भी जो लेट सपोज A है तो उसका पार्शियल प्रेशर Pa होगा और उसके नंबर ऑफ मोल्स उसकी पावर बन जाएंगे। ठीक है, उसके नंबर ऑफ मोल्स उसकी पावर बन गए और प्रेशर सिंपल आ गया। ये रिएक्टेंट है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होंगी, रिएक्टेंट नीचे रहेंगे, प्रोडक्ट ऊपर रहेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट आपके पास Pc और Pd है, और आपके पास रिएक्टेंट्स Pa और Pb, ये सारे के सारे पार्शियल प्रेशर्स हैं और उनकी पावर उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसेस का एक फार्मूला है, जिस तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर लिक्विड्स का होता है Kc की फॉर्म में। तो अगर हम इसको डिफाइन करें Kp को, जैसे Kc को हमने डिफाइन किया था, Kc क्या होता है? ये कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो रेशियो है किसका? एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम। इसी तरह Kp क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, बस कंसंट्रेशन या एक्टिव मासेस की जगह क्या यूज कर लेंगे? हम पार्शियल प्रेशर का वर्ड यूज कर लेंगे और इसकी सिंपल डेफिनेशन बन जाएगी। सो अब आपके पास रिलेशनशिप आता है Kc और Kp के बीच में। ठीक है, अब इसमें आपके पास टोटल 3 केसेस आते हैं। केस नंबर 1 क्या है? जब Kc बराबर हो जाए Kp पे। तो इसमें क्या होता है? जब Kc बराबर होता है Kp के तो उसमें सिंपल आपके पास जो वॉल्यूम होता है दोनों का बराबर होता है। वॉल्यूम मतलब रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का बराबर होगा। जैसे रिएक्टेंट का वॉल्यूम आपके पास यहाँ पे H2 का 1 मोल है और आयोडीन का भी 1 मोल है, तो 1 + 1 2 मोल्स रिएक्टेंट के हो गए। इसी तरह प्रोडक्ट के आपके पास 2 मोल्स हैं। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अच्छा, इसमें क्या है? वेयर देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। जब Kc Kp के बराबर होगा तो आपके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही रिएक्टेंट में ना ही प्रोडक्ट में।
केस नंबर 2 क्या है, जब आपके पास Kp बड़ा हो जाए Kc से, ठीक है। Kp क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर, और Kc आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट at concentrations, ठीक है, to its active masses. Simple. In this case, the volume is increases as the reaction occurs. अब जब Kp बड़ा है, Kp मतलब पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होंगे, तो इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। सिंपल से ही बात है कि एक कंटेनर है, लेट सपोज उस कंटेनर के अंदर, ठीक है, एक कंटेनर है और उसको हमने पैक किया हुआ है जो कि मूवेबल है, ये ऊपर नीचे भी हो सकती है। ये वाली जो रॉड है एक तरीके से, ये वाला जो कैप है ये ऊपर नीचे मूव हो सकता है। अब क्या हो रहा है कि अंदर जो पार्टिकल्स हैं इनका प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। जब प्रेशर यानी Kp पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा होगा तो क्या होगा, ये कोलाइड करेंगे और सिलेंडर का जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ यहाँ आ जाएगा, तो यानी ये वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा जब रिएक्शन होगा, ठीक है। तो सिंपली आपके पास मैंने एक एग्जांपल से भी समझा दी, जब Kp बढ़ेगा तो आपका रिएक्शन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी 2NH3 आपके पास रिएक्टेंट्स थे, जब इनका पार्शियल प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम भी रिएक्शन का बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह थर्ड केस में जब Kp छोटा हो जाए यानी पार्शियल प्रेशर छोटा हो जाए तो सिंपल इसका अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, रिएक्शन के ऊपर, कि आपका जो वॉल्यूम है वो प्रोडक्ट साइड का कम बन रहा होगा, ठीक है। जब पार्शियल प्रेशर कम होगा तो आपका वॉल्यूम भी कम बनेगा। जैसे लेट सपोज एग्जांपल है 2SO2, यहाँ पे 2 मोल्स और यहाँ पे 1 मोल, इस तरह यहाँ 2 मोल्स, तो रिएक्टेंट साइड पे टोटल कितने हो गए, 3 मोल्स, और प्रोडक्ट साइड पे हो गए 2 मोल्स। तो आपके पास क्या हुआ, वॉल्यूम में कमी आई, ठीक है। जब Kp बड़ा होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जब Kp छोटा होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इसी तरह सिंपल से आपके पास Kc की है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक एग्जांपल ले लेते हैं कि K की 3 वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, या तो 1 या 1 से कम या 1 से ज़्यादा। अब K क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। अगर K की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब जितने सॉल्यूशन में प्रोडक्ट हैं उतने ही रिएक्टेंट भी हैं, ठीक है। यानी प्रोडक्ट की वैल्यू 10 है, रिएक्टेंट की वैल्यू भी 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाय 10 1 हो गया। इसी तरह अगर K की वैल्यू 1 से छोटी आती है तो इसका मतलब प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज़्यादा है, यानी ऊपर छोटी वैल्यू है और नीचे बड़ी वैल्यू है। यानी प्रोडक्ट आपके पास लेट्स सपोज 10 है और रिएक्टेंट 20 है, तो 10/20 1/2 यानी 0.5, तो ये 1 से कम वैल्यू आई तो इसका मतलब रिएक्टेंट सॉल्यूशन में ज़्यादा है। इसी तरह अगर K की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है तो आपके सॉल्यूशन में प्रोडक्ट ज़्यादा है और रिएक्टेंट कम है। तो सिंपल ये एक जनरल वे है कि पता लगाने के किसी भी सॉल्यूशन में कि प्रोडक्ट ज़्यादा हैं या रिएक्टेंट ज़्यादा हैं, उसको कितना टाइम लगेगा इक्विलिब्रियम में आने के लिए, तो वो हम इसकी नॉलेज से पता लगा सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हमने टोटल यहीं तक ही कवर किया है, जिसमें रिलेशनशिप तक हमने देखा कि Kc और Kp का क्या रिलेशनशिप होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, उसकी स्टेटमेंट को हमने स्टडी किया। उसके अलावा हमने लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम की एक एक्सप्रेशन जनरेट करी, जिसको देखते हुए हम जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके लिए हम Kc की इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए एलिजिबल हो चुके हैं अब हम, और हमने बेसिक अपनी नॉलेज को देखते हुए केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स को पढ़ा, उसके अलावा इक्विलिब्रियम को भी हमने स्टडी किया इस लेक्चर में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे कवर करेंगे, जिसमें हम सिंपल आपके पास जो ये कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी सिंपल इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के प्रोसीजर्स को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So if you have any queries related to any topic or any chapter, you can contact us on Gmail ID, or as well as you can contact us on WhatsApp number. And also if you have any queries regarding this video, you can comment in the comment section box and we will answer your queries. Kindly subscribe and like and share our video. Thank you so much. Don't forget to share, like and subscribe our channel. Thank you so much.